जय हिंद फ्रेंड्स, इट्स 4 अगस्त 2023। लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कवर करता हूं यहाँ पे डेली बैकग्राउंड डिटेलिंग। आपको जो भी यहाँ पे एडिटोरियल कवर करी जाएगी उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, वो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। दूसरी चीज़ें, डेली करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट होती है वो भी कंपाइल इसमें करता हूँ। मैप्स की डिटेलिंग भी आपको यहाँ पर दे दी जाती है। साथ ही साथ एक रिवर भी, जब तक इंडिया की रिवर इंपॉर्टेंट कवर नहीं करता हूँ तो एक रिवर आपको यहाँ पे उसके साथ ग्लोसरी प्रोवाइड करी जाती है। पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ और एडिटोरियल के साथ सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्या न्यूज़ है, क्या एडिटोरियल है, क्या पीआईबी है, वो सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट सीधे सीधे इम्पोज किया है क्या, तो यहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सारे गैजेट यहाँ पे सीधे बैन करता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे रेगुलेशंस लेकर के आया है। तो रेगुलेशंस लेकर के आया है, उसमें क्या होगा, तो आप जो है इंपोर्ट अभी नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके कॉस्ट प्राइस में थोड़ी सी बूस्टअप होगी, मार्केट में अवेलेबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, जो रेट होगा, प्राइस होगा, वो बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करी है, जो आपके लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको क्या करे जा रहे हैं, इस पे इंपोर्ट पे रेगुलेशंस लेकर के आई है। और ये रेगुलेशंस, जो नई रेगुलेशंस, नया नियम लेकर के आई है, वो इमीडिएट इफेक्ट तुरंत इसी समय से लागू कर दी गई है, जिसके कारण जो भी हैं, डेल हैं, एचपी हैं, एप्पल के लैपटॉप्स हैं, ये जो चाइना से आ रहे थे, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं क्या है, चाइना से चीज़ें आती थी, हांगकांग से चीज़ें आती थी, सिंगापुर से चीज़ें आती थी, मलेशिया से। तो ये जो लैपटॉप है ना, इन कंट्रीज से बन करके आती थी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि चाइना आखिर इतना मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना। तो आपको बता दें, जो भी कंपनीज हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि इनको चीप लेबर मिल जाते हैं, स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, इजी एसेसिबिलिटी हो जाती है बिजनेस के लिए, वहाँ पे सारी चीज़ें, लैंड प्रोवाइड हो जाती हैं, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इतना रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे उनको फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो आसानी से वहाँ पे क्या होता है, बिजनेस वो प्रोमोट कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, जिसके कारण ये जो कंपनी है चूज करती हैं क्या, चाइना को। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब देखिए किस प्रकार से इन लैपटॉप्स के दाम और रेट्स यहाँ पे बढ़ेंगे आने वाले समय में। तो निश्चित है बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में जो है इसकी अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसी बातें कही जा सकती हैं कि अवेलेबिलिटी यहाँ पे शॉर्ट होगी, थोड़ी सी कमी होगी, जिसके कारण इसके रेट एंड प्राइजेस बूस्ट अप हो सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं जो आपको यहाँ पे पता है किस प्रकार से गवर्नमेंट यहाँ पे बैन कर रही है, ताकि डोमेस्टिक सेक्टर को, जो भारत की अपनी सेक्टर है, उसको बूम किया जा सके, भारत में ही चीज़ें मैन्युफैक्चर किया जा सके, ये जो कंपनी है भारत में भी आए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, इस प्रकार की चीज़ें गवर्नमेंट फोकस कर रही है। लेकिन इस प्रकार के इन्वायरमेंट क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या नया इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो 2019 के ये क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। अब देखिए, ये इंट्रोड्यूस किया गया है ओल्ड वर्ल्ड में, तो कौन सा वो ग्रुप है प्लांट की, यहाँ पे वो पूछ रहा है। पहले में टोबैको, कोकोआ और रबर दिया है, दूसरे में क्या दे रहा है, टोबैको, कॉटन, रबर, तीसरे में कॉटन, कॉफी, शुगर केन, चौथे में रबर, कॉफी, व्हीट। कौन सा सही है, आपके लिए मैं कमेंट सेक्शंस खुला हूँ, वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें ओपन है। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखिए कौन सा सही है, यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा है। तो एशियाटिक लाइन से क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा, ये जब न्यूज में होते हैं तो क्वेश्चंस बना देते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्या कह रहा है, एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो क्या एशियाटिक लाइन केवल इंडिया में पाए जाते हैं। डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, क्या ये भी सही है। जो दो कुबड़ वाले वो हैं क्या एनिमल, जो जिन्हें हम कैमल कहते हैं, तो ये कैमल क्या इंडिया में ही पाए जाते हैं केवल। तो ये ओनली सर्व्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी याद रखिएगा। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, क्या ये भी सही है। इनमें से कौन सा सही है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 1, 3 और चौथे में ऑल यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा सही है, कमेंट सेक्शंस में जरूर डील करें इस क्वेश्चंस को। देखिए, जब तक आप क्वेश्चंस को डील नहीं करेंगे आपकी मेंटल प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगी, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आपसे, क्वेश्चंस को जरूर डील किया करिए और कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। पीआईबी न्यूज़ की बारी आ जाती है, देखेंगे पीआईबी न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देश में 155 जू रिकॉग्नाइज किए गए हैं, यानी चिड़ियाघर सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर सेक्शन 38H के अंतर्गत ये आते हैं। कौन से एक्ट, तो लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। पूरे स्टेट और यूटी वाइज यहाँ पे चीज़ें कंसीडर करी गई, तो 155 के आसपास चीज़ें निकल के आई हैं। यहाँ पे नया सवेरा स्कीम जो कि पुराना स्कीम है, फिर भी यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की बातें करी गई हैं। क्या, तो किस प्रकार से फ्री कोचिंग यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, जो इस चीज़ से माइनॉरिटी कम्युनिटी से निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, नया सवेरा स्कीम किस माइनॉरिटी, किस ग्रुप के लिए है, तो यहाँ पे याद रखिएगा माइनॉरिटी ग्रुप के लिए है, याद रखिएगा, जिसमें सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी ये लोग भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ABC सर्विसेज के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, चाहे सेंटर या स्टेट की किसी भी पोस्ट पे। नरेंद्र मोदी यहाँ पे ग्रीफ व्यक्त करते हुए नजर आए हैं सिविल सर्वेंट श्री N वित्तल जी के द्वारा। याद रखिएगा ये क्वेश्चंस पूछ देगा कि N वित्तल किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये स्पोर्ट दे देगा, एजुकेशन दे देगा, सर्विसेज दे देगा, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन तो किसी भी रूप से बना सकता है। मेरी माटी मेरा देश एक कैंपेन चलाया गया है, तो ये ट्रिब्यूट करने के लिए जो भी वीर है ना देश के, जो अपनी ज़िंदगी को देश के लिए न्यौछावर कर दिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लेकर के आया है, ये भी याद रखिएगा। जो देश के लिए बलिदान दिए उनके लिए मेरी माटी मेरा देश ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो यहाँ पे, और ये क्या है, तो जो राइट है देश में, जो दंगे फसाद अभी शुरू हो रहे हैं, मणिपुर के बाद यहाँ पे बात करी जाए हरियाणा के बाद दिल्ली, NCR, तो इस प्रकार से चीज़ें कहीं ना कहीं शुरू हो रही हैं। देश में 2024 का इलेक्शंस आने वाला है, देश में G20 की मीटिंग होने वाली है। देश को चाहिए यहाँ पे पीसफुल तरीके से रिजेंबल करने के लिए अपने आप को, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। इस प्रकार की इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है तो देश की जो छवि है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आएगी। अगर इस प्रकार की इशू क्रिएट हो जाएगी, इस प्रकार के घटनाएं होंगे, इस प्रकार के कम्युनल वायलेंसेज होंगे, जो कि इंटरनेशनल G20 अगर मीटिंग होगी भारत में, उससे पहले इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो भी क्लैशेस होंगी, क्लैशेस हो रही हैं, एथनिक वायलेंस मणिपुर की सरकार यहाँ पे रोकने का अत्यंत प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई सारी चीज़ें नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ें, अगर पॉलिटिकल विल की यहाँ पे कमी है यहाँ पे, तो सेंटर को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना चाहिए, सही प्रकार से हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट है। मेरा मानना यह है कि अगर पॉलिटिकल विल यहाँ पे स्ट्रांग होता तो इस प्रकार की वायलेंसेस फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे नो वन वुड बी डेयर टू एक्ट सच काइंड ऑफ एक्टिविटी इन दैट रीजन। तो यहाँ पे एक लोग आपस में बंकर बना के एक ग्रुप दूसरा ग्रुप आमने सामने बंदूक लेकर के खड़े हैं, और एक प्रकार के एथनिक वायलेंसेज यहाँ पे क्लिंजिंग चल रही है, मैं ये कहूँगा, तो इसको रोकना चाहिए। दूसरा, हरियाणा में भी निकल के आया है, वो क्या, तो हरियाणा का जो इशू है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इस वाले रीजन में भी निकल के आया है, 6 लोगों की डेथ हो गई है। देश में इस प्रकार के कम्युनल वायलेंसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा देश डाइवर्स देश है और यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज फ्लरिश करती है। 2 गार्ड की यहाँ पर और 4 सिविलियन की हत्या कर दी गई है, कई सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। कहाँ पे, तो गुरुग्राम में, सोहना और नूह में। तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा, जो कि प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉस होती हुई नजर आई। आपको बता दें, गुरुग्राम ही ऐसा जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट को
थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू यहाँ से निकल के आती है, टैक्सेस निकल के आते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए 30,000 40,000 करोड़ तो यहीं से इसी सिटी से निकल के आती हैं, क्योंकि यहाँ पे कई थाउजेंड यहाँ पे कंपनियां अपना सेटअप लगाए हुई हैं, जिसके कारण यह एक हब भी है। तो ये सपनों का शहर है एक प्रकार से कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर पीस नहीं रहेगा तो ये चीज़ें डेवलप कैसे होंगी, यहाँ पे इश्यू निकल के आएंगी। यहाँ पे लोकल मुस्लिम जो हैं वो पत्थर करते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। पेल्टिंग का क्या मतलब होता है? जब हम स्टोन को फेंकते हैं उसको पेल्टिंग बोला जाता है। तो एक हिंदी वर्ड भी यहाँ पे आपको बताता हुआ चलता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंदू रिलीजियस जब प्रोसेशन चल रहा था, जब झांकी जा रही थी, तो 31 जुलाई को नूह में इस प्रकार की चीज़ें हुई। हालांकि ये बहुत पहले समय से बताई जा रही हैं, चीज़ें ऐसी चलने वाली थी। इस प्रकार के ये भी चीज़ें बोली जा रही हैं कि गवर्नमेंट को इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था। दूसरी चीज़ें, ये जो टेम्पल, दो टेम्पल के बीच से मुस्लिम मेजॉरिटी के अंतर्गत ये चीज़ें जो चली हैं, तो यहाँ पे बिना इंसिडेंट हुए ही इस प्रकार की एक्टिविटी होती थी। अब ये क्यों हो रही हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। यात्रा के दौरान बात बोली जा रही है कि पॉलिटिकल इवेंट और विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे अपना पार्टिसिपेंट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो नेबरिंग राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो बाउंड्री टच करता है आपका हरियाणा, उस रीजन में प्रोसेशंस भी निकाले गए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे स्लोगन्स और फायर आर्म्स और वेपन के साथ यहाँ पे चीज़ें चलाई गई हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी देखिए नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रोसेशंस हो रहे हैं, कोई भी झांकी हो रही है, चाहे हिंदू की, चाहे मुस्लिम की, पारसन की, जैन की, बुद्धिस्ट की, क्रिश्चियन की, किसी की, तो यहाँ पे आर्म्स तो सबसे पहले बैन होनी चाहिए। आर्म्स कैसे लेके आप चल सकते हैं? आर्म्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, खास करके गन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा यहाँ पे है, इसे बाउंड्री किससे किससे टच करता है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी दिल्ली इसके अंतर्गत आ जाती है। दिल्ली जो है बाउंड्री टच करती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। ये आपका जियोग्राफिकल मैप हो गया। अब देखेंगे जो 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, कहाँ का? तो 22 डिस्ट्रिक्ट है आपके हरियाणा का। यहाँ पे ये आपका नूह है, इस वाले जोन में हुआ है, जो कि कहाँ पे? ये जोन आपका टच करता है कहाँ से? हरियाणा और राजस्थान का ये जंक्शंस है। यहाँ पे पलवल और ये फरीदाबाद सीधे दिल्ली को कनेक्ट करता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पे इस जून में ये हिंसा व्यापक होती हुई नजर आई है। तो इस सिचुएशंस पे अगर कम्युनल वायलेंसेस होंगे, जहाँ पे G20 कंट्री की मेज़बानी हम लोग कर रहे हैं, G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है और सितंबर में ही इसकी मीटिंग हो रही वाली है, और अगस्त में इस प्रकार के हम कम्युनल वायलेंसेस को रोक नहीं पाएंगे, तो हमारी जो ग्लोबल पावर बनने का जो इमेज है, विश्व में विश्व गुरु कहलाने का जो इमेज है, वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। जो टेंशन है, जो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ें शुरू हुई बजरंग दल के मेंबर से, और यहाँ पे बात करी जा रही है जो काऊ की हत्या करी जा रही थी उसकी वीडियोस भी अपलोड करी गई है। किसके द्वारा? तो बजरंग दल के मेंबर से। सोशल मीडिया पे इस प्रकार की चीज़ें करी गई और अपने अपने टीम को यहाँ पर बुलाई गई यात्रा के दौरान कि इस प्रकार का इंसिडेंट करना है। यहाँ पे थ्रेट भी दिया गया कई सारे लोगों को कि किस प्रकार से हमें किडनैप करना है, किस प्रकार से मर्डर करना है। यहाँ पे मुस्लिम यूथ को भी राजस्थान के भरतपुर में अगर बात करी जाए इसी साल फरवरी में भी, तो यहाँ पे चीज़ें इसी प्रकार से चली हैं। जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब चीज़ों को, इस वायलेंस को कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी सीधे सीधे देखी गई है। पुलिस पावर भी यहाँ पे देखती हुई नजर आई है, कुछ ज़्यादा एक्शंस नहीं ले पाई। नूह के रेसिडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रकार की दिक्कतों का तो सामना कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर बात करी जाए पुलिस का भी यहाँ पे ऐड नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, जो वायलेंस है वो सोहना सब डिवीजन गुरुग्राम में चीज़ें चल रही हैं। मॉस्क्यू पे अटैक हो रहा है, वेंडलाइज किया जा रहा है, यहाँ के मस्जिद के इमाम हैं उनकी हत्या कर दी गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भीड़ से परेशान होकर कई जगहों पे शिफ्ट भी हो गए हैं, क्योंकि वायलेंसेस जब होंगी तो वहाँ पे रहना कौन चाहेगा। सब लोग अमन चाहते हैं, ये तो सच है, कोई यहाँ पे वायलेंस नहीं चाहता है। लेकिन इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो गवर्नमेंट की सबसे पहले ड्यूटी क्या आती है, यहाँ पे इसको पीसफुल तरीके से आर्मी लगाया जाए, पर्सोनल लगाया जाए,
पुलिस लगाया जाए, रिपीट एक्शन फोर्स लगाया जाए, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को रोकने का कार्य करना चाहिए। जो पुलिस है मॉस्को में, ये कहीं ना कहीं आउट नंबर में थी, यानी जितने दंगे फसाद करने वाले थे पुलिस की संख्या और ही ज़्यादा कम थी। तो उसी की वजह से यहाँ पे पुलिस हरियाणा में कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाई, जिसके कारण ये कम्युनल वायलेंस होता हुआ नजर आया। और ये भी कहा जा रहा है जो ग्रुप है एसोसिएटेड है ये किससे, भारतीय जनता पार्टी से। कौन सा दल, तो बजरंग दल की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे। हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन की बातें क्या बोली जा रही हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शंस, इस प्रकार की चीजें लेनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इनके राज्य में, स्टेट में पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ये चीजें हों और कम्युनल वायलेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक विजिलेंट एक्शन लेने की जरूरत है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर गार्ड की तरफ। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स किस प्रकार से इशू क्रिएट कर रहा है, क्या वर्ल्ड वार 3 होने वाली है, क्या इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, इन सब चीजों को डिटेलिंग में जाकर के हम देखेंगे। तो आपको बता दें यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें मैटर निकल के आ रहा है कि न्यूक्लियर का किस प्रकार से यूज हो। वहीं पे बात करी जाए भारत की अगर न्यूक्लियर मिसाइल की, तो भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, एक प्रिंसिपल भी है जिसमें बताया गया है भारत कभी भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल उन कंट्री पे नहीं करेगा जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। दूसरा जो बातें बोलता है भारत, उन कंट्री पे हम नहीं करेंगे जो कंट्री हमारे पे न्यूक्लियर मिसाइल्स हमला नहीं करेंगी। यानी हम लोग फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे, अगर आप कर दिए तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसी हमारी पॉलिसी है। दूसरी चीजें यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है न्यूक्लियर को लेकर के, क्योंकि ये कंसर्न बहुत जीवित कंसर्न हो गया है, एक इश्यू निकल के आ रहा है। तो मेजर न्यूक्लियर पावर जो कंट्री हैं इसको किस प्रकार से मैनेज करेंगी, जैसे कि यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सब न्यूक्लियर कंट्री हैं, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो इस प्रकार के न्यूक्लियर जो इश्यू निकल के आ रहे हैं वर्ल्ड में, हमको किस प्रकार से डील करेंगे। देखिए न्यूक्लियर ऐसी मिसाइल है, अगर जब हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने अपने मिसाइल्स को दागा था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में 1945 में ये चीज़ें हुई थी। लेकिन आपको बता दें वहाँ पे अभी तक लोग इस प्रकार से चीज़ों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे लोग अभी भी वहाँ पे क्रिपल्ड पैदा होते हैं, डिसेबल्ड पैदा होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो इफेक्ट है ना वो बहुत लंबे समय तक 100 ईयर्स तक ऐसे ही रहती है। बहुत इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अगर एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया गया। तो कोल्ड वार रसिया और यूएसए में बहुत तीव्र गति से होती चली आ रही है। इससे तो राइवलरी 1990 में जब रसिया का विघटन होता है यहाँ पे, उसके बाद से चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर बात करी जाए नॉर्थ कोरिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं। और कोल्ड वार यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हुई भी नज़र आती हैं। हम लोग आपस में अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान की ही दोनों कंट्री की बात करें तो दोनों न्यूक्लियर मिसाइल कंट्री हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं मैनेज कर करके चलते हैं। इस प्रकार के सिचुएशंस इमर्ज आउट नहीं हुए हैं। अब क्या चीज़ें होती हैं, तो जो अभी रिसेंटली पॉलिटिकल चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, ये कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। कोल्ड वार यहाँ पे अब इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं नज़र आ रही हैं यूएस रसिया में। अब सीधे क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियर इशू निकल के आ रहा है। 2021 में क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, 2021 की अगर बात करें तो यूएस और रसिया के प्रेसिडेंट जो बिडेन और पुतिन यहाँ पे जिनेवा में मीटिंग किए, मिले एक दूसरे से, और यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म्स को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, हाई प्रायोरिटी इसको दिया गया। लेकिन कोई भी प्रोग्रेस आउटकम निकल के आया ही नहीं यहाँ पे। तो रसिया के ट्रूप यहाँ पे बेलारूस में और यूक्रेन के बॉर्डर पे प्रेजेंस है। अब यूक्रेन को देखना यहाँ पे बैकग्राउंड में जाकर के इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, देखिए क्वेश्चंस तो अभी रिसेंटली ही यूपीएससी में आपके यूक्रेन के मैप से क्वेश्चंस किया है, तो इसलिए बैकग्राउंड में जाकर के हम लोग देखेंगे। वहीं 2022 में अगर बात करी जाए तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जो ब्लिंकेन हैं, अभी रिसेंटली कई सारे कंट्री की विजिट भी किए हैं। तो यहाँ पे रसिया फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरेव जेनेवा में यहाँ पे क्या बातें बोले, किस प्रकार से इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस रसिया भी यूक्रेन में करता हुआ नजर आया। तो यूएस का क्या अटेम्प्ट, किस प्रकार से हम लोग रसिया को रोकेंगे, उसके काम में विफल करेंगे, ऐसी चीजें यहाँ पे चली जा रही हैं। नाटो की क्या बातें बोली जा रही हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है। नाटो की ग्रुप की एक विशेष बात यह है कि अगर जितने भी मेंबर हैं इस नाटो में, इस पे कोई भी एक कंट्री अगर एक कंट्री पे अटैक किया तो सब मिलके इस पे अटैक कर देंगी। तो ये इसकी पॉलिसी है, कलेक्टिव यहाँ पे एक्शंस लिया जाता है।
क्या यहाँ पे डिसाइड किए हैं, क्या रिस्पांस, तो यहाँ पे बिडेन क्लियर कर दिए हैं यूएस यहाँ पे कि किसी प्रकार से भी ये थर्ड वार नहीं चाहता। कौन क्लियर किया है, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब, थर्ड वार हो जाएगा अगर यहाँ पे क्या नाटो में यूक्रेन को ऐड कर लेते हैं। तो ये भी एक इशू है जिसके कारण यहाँ पे लिथुआनिया में जब नाटो की समिट हुई तो यहाँ पे यही ग्राउंड करके ये बोला गया कि हम लोग यूक्रेन को अभी इसमें ऐड नहीं कर सकते, एक निश्चित समय आएगा उस समय हम लोग ऐड करेंगे। हालांकि जेलेंस्की साहब कई सारे बातों पे नाराजगी भी व्यक्त किए। तो इस प्रकार की सिचुएशंस को रोकना चाहते हैं बिडेन कि तीसरा वर्ल्ड वार युद्ध न हो, और ये सच में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मानव के लिए तो खतरा हो सकता है। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं, तो रसिया जो है रिजर्व और फिनेंशियल एनर्जी रिलेटेड पॉलिटिकल सैंक्शंस, एलिमेंट्स ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस, लीथल नॉन लीथल, ये जो है कहीं ना कहीं सेव कर रहा है। यानी जो इसका रसिया का जो फॉरेन रिजर्व है इसको आप फ्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण इस पे इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहीं पे कह रहे हैं आप तीसरा वर्ल्ड वार नहीं करेंगे, वहीं पे क्या कह रहे हैं दूसरी तरफ आप रसिया को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहा है, चाहे मिलिट्री से हो, चाहे फिनेंशियल हो, एनर्जी से हो, कहीं से यहाँ पे इसको आप बख्श नहीं रहे हैं। इस प्रकार के इशू निकल के आ रही हैं। नाटो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अपनी जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है ना वो और ही ज्यादा अंदर तरीके से यानी स्ट्रांगली तरीके से इन्वॉल्व कर रही है। किसके साथ, तो ये वेपन्स को सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की सिचुएशंस करती हुई नजर आई है। आपको बता दें यहाँ पे जो भी इशू यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे वो जेवलिन, स्टिंगर मिसाइल्स, यहाँ पे पैट्रियट मिसाइल, डिफेंस बैटरी, लॉन्ग रेंज हिमारास, स्टॉर्म शैडो, स्काल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, F-16, रशियन अटेम्प्ट, ये सारी चीजें कहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं, तो ये सब चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं यूक्रेन को। तो कितने सारे मिसाइल्स, कितने सारे F-16 यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही हैं, और यहाँ पे रसिया का जो अटेम्प्ट है कि किस प्रकार से ये डिटर करेगा नाटो, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो न रसिया यहाँ पे अपने सक्सेस हो रहा है, ना अमेरिका यहाँ पे सक्सेस हो रहा है, ना यूक्रेन यहाँ पे सक्सेस हो रहा है। तीनों जो यहाँ पे फेलियर निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मानव का, ह्यूमन का कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहा है, आपकी इकोनॉमी लॉस हो रही है, आपके लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, वहाँ पे पोल्यूशंस कितने हो रहे हैं, बम्बार्डिंग होगी, कितने लोगों की इकोनॉमिक लॉस हो रही है, कितने लोग रोड पे आ जा रहे हैं, भूखमरी हो रही है, वर्ल्ड में इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पे ग्रेन नहीं जा पा रहा है यूक्रेन से, रसिया से अफ्रीका कंट्री में, अफ्रीका में भूखमरी आ रही है, वहाँ पे स्कार्सिटी हो जाएगी अनाज की। इस प्रकार की चीजें अगर चल रही हैं अगर, तो कैसे आप इन सब चीजों को देखते हैं, आप कैसे रोक सकते हैं। दूसरी तरफ नाटो की अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग देखा जाए तो यह एक अलायंस है, यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस रखी जाती है। 29 यहाँ पे यूरोपियन कंट्री हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का यही मतलब होता है, जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे नाटो में, अगर कोई भी एक कंट्री इनके मेंबर पे अटैक करती है तो सब मिलके इस कंट्री पे अटैक कर देंगे। यही कलेक्टिव सिक्योरिटी हो जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच आ जाती है। मोटो आपके सामने मैंने दे दिया है। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो ब्रुसेल, मिलिट्री हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो मोन्स बेल्जियम। ये चीजें याद रखिएगा, ब्रुसेल और मोन्स 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिसेंटली इसमें फिनलैंड को ऐड किया गया 4 अप्रैल 2023, लेकिन स्वीडन अभी वेटिंग लिस्ट में है, यूक्रेन अभी वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है। इसको देखिए ऐड करते हैं कि नहीं, हौच पौच सिचुएशंस बना हुआ है। यहाँ पे यूक्रेन कंट्री को देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे है। ये आपका ब्लैक सी है, ये आपका मोल्डोवा कंट्री, रोमानिया कंट्री, ये हंगरी हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और रसिया। इन कंट्री से बॉर्डर टच करती हुई नजर आती है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए चेर्नोबिल जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, ये किस सन में हुआ था, मेरा क्वेश्चन आपसे है। जेपेर्जियो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिएगा। और ये जो पार्ट है ना कहीं रसिया के कंट्रोल में अभी आ गए हैं। लुनास्क, देनास्क और यही सारे रीजन है जो रसिया के कंट्रोल में आ, कभी खार्किव तक पहुंच गया था, लेकिन पुनः यूक्रेन की आर्मी इसको कैप्चर करती हुई नजर आई है। क्यों? क्योंकि वेस्ट वाले जो कंट्री हैं इसको आर्म्स, एम्यूनिशंस, मिलिट्री एड, फाइनेंशियल एड सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें निकल के आ रही हैं। ये रीजन अब देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रीमिया 2014 में
यहाँ पे रसिया इसको अपने अंडर में ले लेता है 2014 में, जिसके कारण G8 कंट्री से निकाल करके G7 कंट्री बन जाता है। किसको निकालते हैं यहाँ पे? रसिया को निकाल दिया जाता है, G7 कंट्री बन जाता है। अब यहाँ पे 2014 में जब ले लेता है तो यहाँ पे इसका एक ब्रिज है कर्च स्टेट को जो कवर करता है, तो सी ऑफ अजाव और ब्लैक सी को ये कनेक्ट करता है। क्या? कर्च स्टेट, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि यहीं पे इसके ब्रिज पे हमला किया गया है, किससे? वाटर ड्रोन से, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटी भी होनी शुरू हो गई है, तो क्यों यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल का उपयोग क्या नहीं हो सकता है? अगर और भी कुछ ज्यादा चीजें यहाँ पे चली तो क्या यहाँ पे हो रहा है, हम सारी चीजें आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पुतिन यहाँ पे 7 फरवरी 2022 को चेतावनी भी दी है, कोई भी यूक्रेन अगर अटेम्प्ट कर रहा है क्रीमिया को पुनः हथियाने में, तो यहाँ पे रसिया अपनी सारी फोर्स के साथ यहाँ पे एक्टिविटी करेगा, यानी न्यूक्लियर को भी यूज करने में रुकेगा नहीं। वहीं पे यूएस क्या इशू कर रहा है? वार्निंग रसिया को कि भाई अगर आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो ये याद रखिएगा नाटो भी यहाँ पे चुप नहीं रह सकता। और नाटो क्या डिसाइड किया फिर? नो फ्लाई जोन करने के लिए, तो पोलैंड, स्लोवाकिया, बल्गारिया ये यहाँ पे अनाउंस किए हैं किस प्रकार से मिग एयरक्राफ्ट को यूक्रेन से यहाँ पे रसिया से जो इनको थ्रेट है, इस प्रकार से चीजें एयरलिफ्ट नहीं होंगी, यानी उड़ान भरने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती हुई नजर आ रही है। मिस्टर बिडेन यहाँ पे क्या डिक्लेयर किए हैं अप्रैल 24 में कि हम लोग जो भी चीजें यहाँ पे चल रहा है ये हम लोग ना ही इनकरेज कर रहे हैं, तो भैया आप इनकरेज नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन तो यही निकल के आ रहा है। तो इनकरेज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग वार चाहते हैं, हम लोग पीस चाहते हैं, इस प्रकार की चीजें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रेजिम है रसिया की यहाँ पे वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो ना रसिया रुक रहा है, ना यूक्रेन रुक रहा है, ना यूएस से रुक रहा है। यहाँ पे इसी सब चीजों को लेकर के इश्यू निकल के आ रहा है। देखिए ये मेरा चैनल है फ्रेंड्स, इसको शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए वो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के लिए यहाँ पे बेनिफिट पहुंचा सके। जो मेरा यही एम है, कोई भी आपके कलीग, मित्र, फ्रेंड्स कोई भी रिलेशंस में तैयारी करता है उसको आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा चीज है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स जस्ट लाइक ऑक्सीजन फॉर मी, इट्स बेनिफिट मी अलॉट। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो जो न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करी जा रही है कि इसको यूज नहीं करना है, तो ये एक कहीं ना कहीं हौच-पौच सिचुएशंस में आ गया है, कुनंड्रम सिचुएशंस में आ गया है, जबकि कोई भी कंट्री यहाँ पे पहले स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ के नहीं आ रही है, केवल डरा रही हैं। दूसरी चीजें क्या निकल के आ रही हैं, तो रसिया की जो डॉक्ट्रिन है, जो पॉलिसी है यहाँ पे, वो 2020 में क्या स्पेसिफाई किया, तो 2 कंडीशंस को बताता हुआ नजर आया कि रसिया वुड यूज न्यूक्लियर वेपन अगर कोई न्यूक्लियर वेपन इसका इस्तेमाल कर रहा है और मास डिस्ट्रक्शंस कर रहा है किसी भी रूप से, या फिर इसके एलाई हो या फिर यूक्रेन कंट्री हो, किसी भी रूप से इसमें कर रहा है, तो यहाँ पे रसिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। दूसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं, तो जो भी अग्रेशन होगी रशियन फेडरेशन के को लेकर के, ये कहीं ना कहीं इसको थ्रेट करेगा तो ये इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ये भी डिक्लेयर किए हैं कि यूक्रेन है, रसिया है, ये जो है एक हिस्ट्री शेयर करता है। कभी ये पार्ट हुआ करता था, क्योंकि जो विघटन हुआ ना 1991-99 में 90 में, तो यहाँ पे रसिया का विघटन हुआ, इसमें से 13-14 कंट्री निकल के आ गई। तो यही मोल्डोवा, यही सब कंट्री हैं जो यहाँ पे यूक्रेन, यही सब कंट्री हैं जो यहाँ पे विघटन करके आई। ये सारी कंट्री रसिया की पार्ट हुआ करती थी। तो यही अपनी कल्चर को दिखा के बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये एक सॉवरेन कहीं ना कहीं कंट्री है। और यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है, रसिया यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं देखता है कि यह यूक्रेन एक इंटायरली सॉवरेन यानी इंडिपेंडेंट, इस प्रकार से चीजें, ऐसी कोई कंट्री है जो सॉवरेन है, वही अपने आप में सॉवरेनिटी की बातें बोली जा रही हैं, जो संप्रभुता की बातें बोली जाती हैं, ये ऐसी कंट्री है नहीं है ये। दूसरी चीज है न्यूक्लियर सिग्नल जो चल रहा है यहाँ पे, क्या, तो ये जो अनचार्टर्ड है पॉलिटिकल टेरिटरी में, यहाँ पे ये रेल्स नेसेसरी, इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं हमें प्रिजर्व करने की जरूरत है। ये न्यूक्लियर टैबू जो है अब नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की सारी चीजें बताई जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेंज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी तक हम लोग फिनांस
जो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल था 1980 का, उसमें जो चेंजेज आ रहे थे उसको देखें। अब यहाँ पे चेंज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी आ गया है। 1 अगस्त को राज्यसभा पास किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2021 की, और यहाँ पे अपोजिशन पार्टी यहाँ पे अपोज करती हुई नजर आ रही हैं कई सारी चीजें, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे वो इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक्ट का उद्देश्य ये बताया जा रहा है यहाँ पे कई सारे जो पास करने वाले लोग हैं कि ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इक्विटेबल की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे बिल एग्जेम्प्ट किया है क्या, सीधे सीधे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बिल में एग्जेम्पशन रख दी गई है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये क्या चीजें होती हैं तो आपको बता दें, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज किसी भी प्रकार से आपको उसका किस प्रकार से फॉरेस्ट में उपयोग करना है, किस प्रकार से डेवलप करना है, उन सब चीजों को यहाँ पे एक्सक्लूजन में रखा गया, उससे बाहर कर दिया गया। आयुष इंडस्ट्री यहाँ पे, और बेनिफिट शेयरिंग, डिनाइंग लोकल कम्युनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम असेसिंग बायोलॉजिकल। तो जो लोकल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे करती हुई नजर आ रही हैं, इसके अगल बगल रिसाइड करती हैं, रहती हैं, उन पॉपुलेशंस को यहाँ पे फॉरेस्ट से बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको डिनाई कर दिया जाएगा। सीधे सीधे ये चीजें कोडिफाइड करी गई हैं। यहाँ पे दूसरी चीजें क्या है तो लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशंस है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस चलेगी, यानी जो यूज होगा किस प्रकार से होगा ये भी क्लियर नहीं करा गया है। जो एक्सपर्ट हैं ये बता रहे हैं कि ये एक रिग्रेसिव एक्ट है, ये कोई प्रोग्रेस हम लोगों को नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, इश्यू निकल के आएगा। दूसरी चीजें क्या, तो जो पहले फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट की बात करता था, तो यहाँ पे और कोई भी इस लॉ को अगर नहीं मानता तो यहाँ पे क्रिमिनल उसको माना जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटी चलती थी उनके अंतर्गत। तो यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन को हटाकर यहाँ पे मॉनेटरी पेनाल्टी लगाते हुए नजर आ रहा है, यानी पैसा दीजिए और पेनाल्टी आप भर दिए तो आप फ्री हो गए। पहले आप पे चार्जेस लग जाएंगे इस प्रकार से कि आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से चीजें चल रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे पैसा दीजिए और फ्री हो सकते हैं। 2016 की बात करी जाए, वहीं पे उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है, दिव्य पतंजलि फार्मेसी जो है बाबा रामदेव जी की, उसको भी इस प्रकार की चीजें वायलेशन ऑफ द एक्ट को दर्शाते हुए नजर आया, जिसके कारण बोर्ड इनको यहाँ पे नोटिस भेजा था। लेकिन कंपनी जो है चैलेंज की उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और वहां पे भी ये चीजें हार गई। तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट नहीं होने चाहिए कि हम अपने ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एक्ट देखें, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1974 में चीजें आई, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1974 में, दूसरी तरफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट 1977 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जिसको यहाँ पे बदलने का प्रयास हो रहा है वो कब आया तो 2002 में चीजें आई। चलिए कुछ न्यूज और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो 72,000 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या चीजें चलेंगी तो लगभग 9-10 लाख के आसपास जो पेड़ हैं, कहाँ पे, आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, यहाँ पे वो डेवलप होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात करी जा रही है। देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इस एरिया में ग्रेट निकोबार एरिया को हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड में जाकर के, और तब समझेंगे कि क्या यहाँ पे चीजें हैं। तो ग्रेट निकोबार को जल्दी से पहले देख ही लिया जाए तो आप देख सकते हैं ये आपका इंडिया है, और इंडिया से बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो ये आपका अंडमान हो गया, ये आपका निकोबार आइलैंड हो गया। 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करती है, क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है। दूसरी चीजें जो ग्रेट निकोबार पे डेवलपमेंट की बातें बोली जा रही हैं वो क्या है तो इसी आइलैंड पे पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे क्या बनाए जाने की बात करिए, एरोड्रम बनाने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताना इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करी जा रही है इस आइलैंड की, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और पोर्ट ब्लेयर। तो लोअर अंडमान पे ही पोर्ट ब्लेयर है, ये भी चीजें याद रखिएगा। चौथा जो निकल के आता है अंडमान सी और लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान यहाँ पे 4 आइलैंड हैं इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा जो हैबिटेबल है। 10 डिग्री चैनल यहाँ पे सेपरेट करता है, और कार निकोबार, निकोबार आइलैंड, तरसा, कचाली, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सब आइलैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है। बमपाको और ननकोरी ये सारे आइलैंड है कहाँ के, निकोबार के आइलैंड हैं, और ये सारे कहाँ के, अंडमान के आइलैंड है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे अश्विनी कुमार चौबे जो कि आपके स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेकर के आने की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे दूसरी चीजें क्या निकल के आ रही हैं, तो इंडिया पाकिस्तान और यूएसए में डील चल रहा है क्या, तो कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे हम सिसमोआ बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पाकिस्तान और यूएसए के बीच चल रहा है किस प्रकार से अपने मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सचेंज किया जाए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पुनः यहाँ पे किसके संपर्क में आता हुआ नजर आ रहा है, यूएसए के संपर्क में आता हुआ नजर आ रहा है। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। सिसमोआ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है कि सिसमोआ किससे अभी रिसेंटली ये डील हुआ है, तो ये याद रखिएगा। पाकिस्तान कैबिनेट इसको आराम से क्वाइटली अप्रूव करती हुई नजर आ रही है। देखिए क्वाइटली अप्रूव कर रही है, क्यों, क्योंकि इंडिया और यूएसए का भी कहीं ना कहीं रिलेशंस यहाँ पे स्ट्रांग तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जो डील है यहाँ पे साइलेंट तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का कोर्ट यहाँ पे जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे क्या बिल पास किए हैं, तो जो एक प्रकार से इंदिरा गांधी देश में बिल पास करी थी और सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना चाही थी, उसी प्रकार से ये भी बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे जुडिशरी में रिफॉर्म का बिल लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे इजराइल का कोर्ट इस सब चीज की सुनवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पोलैंड लिथुआनिया यहाँ पे ये फियर में जी रहे हैं, रसिया और बेलारूस के यहाँ पे कहा जा रहा है। किस प्रकार से, तो पोलिस और लिथुआनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे नाटो की अभी रिसेंटली समिट हुई थी, इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। अब ये बॉर्डर पे यहाँ पे आर्मी पर्सोनल भी खड़े कर दिए गए हैं। साउथ कोरिया में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्टैबिंग रैम्पेज यानी चाकू मारते हुए कई सारे लोगों की यहाँ पे हत्या कर दी गई। ये साउथ कोरिया का न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए एक रिवर देख लेते हैं जो कि हर बार की तरह मैं कवर करता हूं। तो ये रहा लूनी, जो कि लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है थार डेसर्ट की बात करें तो लूनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, आपके RAS में भी क्वेश्चंस यहाँ से कई बार आए हुए हैं। दूसरी चीजें, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, तो पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती हैं, जो कि अरावली रेंज से चीजें निकल के आती हैं और ये अजमेर के आसपास यहाँ पे आती हैं। तो ये कहाँ से पास होती है, तो साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट, और कहाँ पे गुजरती हैं, तो रणाप कच्छ तक पहुंचती हैं जो कि गुजरात में है। 495 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है ये, और पहले ये सागरमती के नाम से जानी जाती है, तब जाकर के ये गोविंदगढ़ में प्रवेश करती है। ये ट्रिब्यूटरी है इसकी, इट मीट्स इस ट्रिब्यूटरी अपने ट्रिब्यूटरी से मिलती है सरस्वती, जो कि ओरिजिनेट होती है पुष्कर लेक से, और तब ये जाकर के इसको लूनी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है चीजें, ये भी याद रखिएगा। लूनी जो है लवनावरी इसको जाना जाता है, लवनावती भी इसको बोला जाता है, साल्ट रिवर भी बोला जाता है। संस्कृत शब्द में इसको किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे बता दिया। ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए, जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, अच्छा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी क्या होती है, कोई रिवर है अगर उसकी डायरेक्शंस बहने की ये है तो आपको बता दें ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है और ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो जो इधर से आके ज्वाइन करती हैं वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, और जो इधर से आके ज्वाइन करती हैं नदी को वो राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। तो जवई रिवर, सुकरी रिवर, गुहिया, बंदी, ये सब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। राइट ट्रिब्यूटरी जुजारी रिवर है। यहाँ पे मैप में अगर बात करी जाए तो ये देखिए किस प्रकार से रण ऑफ कच्छ में ये चीजें आती हैं बहती हुई। तो पुष्कर से निकल के यहाँ पे रण ऑफ कच्छ तक चीजें आती हैं, जो कि इसमें जाकर के ये मार्सी एरिया है रण ऑफ कच्छ का, यहाँ पर जाकर के दलदली एरिया में मिल जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ये आपको याद होना चाहिए। ग्लॉसरी चलिए कवर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो ब्राइट इसका क्या मतलब होता है, उज्ज्वल, इसका क्या सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची, तो शाइनिंग, रेडिएंट, क्लेवर। वहीं पे इसके विपरीत शब्द की बात करी जाए तो डिम, डल और अनइंटेलिजेंट। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में संस्था, इसका क्या सिनोनिम्स होगा, तो कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, कारपोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट। एंटोनिम्स की क्या बात होती है, तो डिसऑर्गेनाइजेशंस, काओज और डिसऑर्डर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। देखिए 2 से 5 ही वर्ड मीनिंग आप एक बार याद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको दिया। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी।
कोई भी इशू अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना अपने मित्रों के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर के साथ बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको प्रमोट करने के लिए एक आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को आप अपने मित्रों से, किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं ताकि सब्सक्राइब कर सकें वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।